हेलो गाइस, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 11th ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले इसमें ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है और ये फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होगा? फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, प्लाज्मा होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर का होता है, वो विस्कस फ्लूइड है और जो कि ब्लड का 55% यानी 55% कंट्रीब्यूशन करता है। प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन है ब्लड में, ठीक है। अब 55% प्लाज्मा जो है उसमें भी 90 से 92% प्लाज्मा जो है वो उसमें सिर्फ वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और प्रोटीन जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है प्लाज्मा में? 6 to 8%, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन है वो जैसे फिब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया और एल्बुमिन, ये मेजर प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। फिब्रिनोजन की बात करें तो ये जो है ना, ये क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लोटिंग ऑफ ब्लड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ये इसका मेन प्राइमरली जो फंक्शन है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में प्ले रोल करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मैकेनिज्म में प्ले रोल करता है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होता है। एल्बुमिन की बात करें तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। प्लाज्मा के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट में मिनरल्स भी पाया जाता है, जैसे कि Na+ हो गया, कैल्शियम+2 हो गया, उसके बाद कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, ठीक है। बाइकार्बोनेट हो गया, CO3- हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये सब भी मिनरल्स प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में। ग्लूकोज एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, लिपिड्स, ये सब भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि प्लाज्मा के बॉडी में, प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होते रहता है ये सब, ठीक है, प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में ये ट्रांजिट इन द बॉडी ट्रांसपोर्ट होते रहता है, ठीक है। जो फैक्टर होता है कोगुलेशन वाला फैक्टर कौन सा था? फिब्रिनोजन। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है, वो जो फैक्टर होता है वो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में। फिब्रिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, बिना क्लोटिंग फैक्टर को, प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा में बिना अगर कोई क्लोटिंग फैक्टर ना हो, यानी प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन इक्वल टू सीरम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या है? इसमें इरिथ्रोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, प्लेटलेट्स जो है, ये सब मिलकर कलेक्टिवली क्या कहलाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। ये ब्लड का 45%, नियरली 45% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ब्लड का, फिर देखो, ब्लड का 55% कौन बना रहा है? प्लाज्मा बना रहा है। 45% कौन बना रहा है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहला इरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इरिथ्रोसाइट्स का एक और नाम है RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट को ही रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, जो कि बॉडी में सबसे मोस्ट अबंडेंट है। सबसे ज़्यादा सेल्स ब्लड RBC पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। एक हेल्दी अडल्ट मेन की अगर हम बात करें तो उसमें कम से 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस RBC पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है, ठीक है। कितना? 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियन RBC पाया जाता है, ठीक है। तो RBC जो होता है वो बनता कहाँ पे है? अब अडल्ट में ये RBC जो है रेड बोन मेरो में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो RBC जो है वो जो है ना, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। RBC आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ज़्यादातर मेमल्स में, ठीक है। और उसका शेप बोला जाए तो बाय कनकेव शेप होता है RBC का। RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसका शेप बाय कनकेव होता है, ठीक है। इसमें है एक रेड कलर पिगमेंट रहता है, ठीक है, और आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए उसका रेड, दे हैव रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। उसकी वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल्स की बात करें, हेल्दी मैन की बात करें तो उसमें हीमोग्लोबिन का कितना अमाउंट होगा? अगर 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के प्रेजेंट होगा, ठीक है।
तो ये जो है ये हीमोग्लोबिन का क्या काम है, इसका सिग्निफिकेंट रोल जो होता है वो रेस्पिरेटरी जो गैस था O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में इसका सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रीदिंग चैप्टर में पढ़े भी होंगे, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी जो गैसेस हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन हम देखते हैं तो 120 डेज का होता है, ठीक है, 120 दिन का होता है। अब जो है उसके बाद जो डिस्ट्रॉय होता है उसके बाद स्प्लिन में भेज दिया जाता है, ठीक है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लिन। स्प्लिन के अंदर इसको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो स्प्लिन का एक और नाम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लिन का क्या नाम है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी स्प्लिन को बोला जाता है। अब हम ल्यूकोसाइट की बात करें, ठीक है। ल्यूकोसाइट को क्या दूसरा नाम इसका क्या है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये कलरलेस होता है, वाइट है, कलरलेस है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है और ये न्यूक्लिएटेड है। ये कैसा है? न्यूक्लिएटेड है और न्यूक्लिएटेड है, ये कम अमाउंट में पाया जाता है। इसका नंबर जो है ना कम है, आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन इसका जो अमाउंट है ये बहुत कम नंबर में पाया जाता है। एवरेज 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है ब्लड का, ठीक है। 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड में कितना? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। तो ल्यूकोसाइट जो होता है यानी WBC जो है उसको शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। इसको फर्दर दो मेन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो जो एक ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सा आ जाएगा? ग्रेनुलोसाइट को फर्दर तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। और जबकि ए ग्रेनुलोसाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो न्यूट्रोफिल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट है। WBC में सबसे ज़्यादा कौन आता है? न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है। इसका अमाउंट कितना होता है? 60 to 65% ऑफ टोटल WBC का टोटल 60 to 65% कंट्रीब्यूट न्यूट्रोफिल का होता है, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल जो होता है ना वो सबसे कम होता है। WBC में सबसे कम कौन पूछा जाए तो बेसोफिल होगा, उसका कितना परसेंट होगा? 0.5 से 1% तक होता है, ठीक है। अब जो मोनोसाइट का अमाउंट कितना होगा? 6 to 8% WBC का, ठीक है। मोनोसाइट कितना? 6 to 8%। इस्नोफिल की बात किया जाए तो 2 to 3% होगा। अब फंक्शन की बात करते हैं हम। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होता है वो फेगोसाइटिक सेल नेचर का होता है, ठीक है। वो फॉरेन पार्टिकल जो भी बॉडी में एंटर करता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों फेगोसाइटिक सेल्स है और ये जो है फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। बेसोफिल की बात करें तो ये कुछ सिक्रेट करता है। बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन सिक्रेट करता है जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इस्नोफिल की बात करें तो ये 2 से 3% प्रेजेंट होता है टोटल WBC में। ये जो है ना इन्फेक्शन को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। और हम बात करें जैसे एलर्जी वगैरह होता है ना तो उसमें इस्नोफिल काम करता है, ठीक है, उसको रेजिस्ट करता है, उसका अपोज करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट की जब हम बात करें तो लिम्फोसाइट कितना में है? 20 से 25% ऑफ WBC, ठीक है। लिम्फोसाइट कितना अमाउंट में है? 20 से 25%, ठीक है। तो इसका जो इसमें दो मेजर टाइप्स है, इसमें दो लिम्फोसाइट फर्दर 2 टाइप्स का होता है, B और T फॉर्म का होता है, ठीक है। BT जो है ये जो है B और T लिम्फोसाइट जो है ना ये इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक है। BT लिम्फोसाइट जो है ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए ये दोनों B और T लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है। अब हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को दूसरा क्या नाम है? इसका थ्रोम्बोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? ये जो है ना बोन मेरो के एक स्पेशल सेल होता है, बोन मेरो का, ठीक है। बोन मेरो का एक स्पेशल सेल होता है मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। इसके द्वारा प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब ब्लड नॉर्मली जो है इसका अमाउंट की बात करें तो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख यानी 1,50,000 से 3,50,000 तक प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है वो एक तो कोगुलेशन में भी हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। जो कोगुलेशन क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसमें उसका जो है अमाउंट मोस्ट इन्वॉल्वेशन है, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाता है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड जो है एक्सेस अमाउंट में बॉडी से लॉस होता है।
क्योंकि क्लॉटिंग फिर बंद नहीं, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, तो क्लॉटिंग नहीं होगा तो फिर ब्लड लॉस होते चला जाएगा। तो जो इसका प्लेटलेट्स का अगर अमाउंट कम हो जाता है तो उसका जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर वाला प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वजह से जो है ना एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है। अब हम ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप बेसिकली जो है ना दो टाइप का ग्रुपिंग होता है ब्लड का। ठीक है, एक ABO हो गया और एक RH, जो वर्ल्ड में वाइडली ओवल वर्ल्ड में यूज़ होता है। दो टाइप का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ABO और RH। पहले ABO ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो ABO ग्रुपिंग जो होता है ना, ये एंटीजन, दो सरफेस एंटीजन होता है जो कि RBC पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, RBC के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो दो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट या अब्सेंस के बेस पे इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो नेमली इसको क्या बोला था, ए और बी, नेमली ए और बी इसको बुलाया था। तो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन जो होता है वो केमिकल, वो एक केमिकल, एंटीजन एक केमिकल है जो कि इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है। तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में भी एक इंडिविजुअल के प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तो दो एंटीजन है तो दो एंटीबॉडी भी नेचुरल, प्लाज्मा में दो नेचुरल एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ क्यों प्रोड्यूस होता है, एंटीजन के कारण। ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बेस पे ब्लड को 4 ग्रुप में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ब्लड को 4 ग्रुप में फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, AB और O। ठीक है, अब तुम ऐसा सबको पता ही होता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़र है सिंपली कोई भी ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और केयरफुली पहले मैच करना पड़ेगा कि ब्लड मैच हो रहा है, रिसिपिएंट जिससे हम देना चाह रहे हैं उसको मैच हो रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बिना मैच किए अगर उसको हम दे देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा ना, सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा। क्लम्पिंग क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टूटने लगेगा। ठीक है, तो नीचे जो टेबल दिया गया है ब्लड ग्रुप का और उस पर हम पहले बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप A की बात करें तो इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, A ही होगा। एंटीजन जो A ग्रुप, एंटीजन की वजह से उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक है, तो एंटीजन RBC के सरफेस A एंटीजन प्रेजेंट हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। प्लाज्मा में इसके ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होगा A के लिए वो एंटी-B होगा। ठीक है, अब डोनर इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर किसी के पास किसी को A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो उसको कौन कौन उसको ब्लड दे सकता है, तो A वाला दे सकता है नॉर्मली, और O वाला भी देगा। O वाला के बाद हम अभी बात करेंगे, ठीक है, क्यों O वाला सबको दे रहा है। फिर हम ब्लड ग्रुप B की बात करते हैं। तो B, अब देखो B, ब्लड ग्रुप B बोल रहे हैं तो सर एंटीजन B वाला है। ठीक है, RBC के सरफेस पे एंटीजन कौन सा है, B वाला है। तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, इसका एंटीबॉडी अपोजिट होगा, एंटी-A। ठीक है, इसका एंटीबॉडी एंटी-A होगा। अब ये किसको दे सकता है, B वाला B को दे सकता है, O वाला भी B को दे सकता है। अब हम नेक्स्ट ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो AB ब्लड ग्रुप में दोनों सरफेस पे, A और B सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इसका नाम AB ब्लड ग्रुप रखा गया है। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। अब डोनर कौन कौन सा सकता है, तो A भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी हो सकता है। ठीक है, अब O ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होता है। RBC के सरफेस पे O ब्लड ग्रुप के लिए कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और इसका जो एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट रहेगा एंटी-A और B होगा। और ये डोनर ग्रुप का O है, मतलब O सबको डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। आप देखो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम जो टेबल ऊपर दिया गया है उस पे हिसाब से O ब्लड ग्रुप जो होता है वो भी एक पर्सन जो O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए O ग्रुप वाले इंडिविजुअल को यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। ठीक है, जो पर्सन जो होता है AB ग्रुप वाला होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, AB वाला जो होता है सबसे ब्लड ले सकता है, इसीलिए ऐसे पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला गया है। अब हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो RH ग्रुपिंग होता है। RH ग्रुपिंग जो होता है ये दूसरा अनदर एंटीजन है। ठीक है, ये एंटीजन जो है ये रेसिस मंकी में भी पाया गया था सिमिलरली, तो इसी के नाम पे इसका नाम RH एंटीजन रखा गया है।
तो मेजॉरिटी ज़्यादा देखो सरफेस पे ज़्यादातर ह्यूमन बींग के आरबीसी के सरफेस पे जो है ना RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। 80% ह्यूमन बींग में आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है, RH पॉजिटिव बोला जाता है। और जिसके जिसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन एब्सेंट होगा उसको RH नेगेटिव बोला जाता है, ठीक है। RH नेगेटिव, जो RH नेगेटिव पर्सन होता है, मान लो कोई भी RH नेगेटिव पर्सन है, अगर उसका ब्लड RH पॉजिटिव वाले से मिक्स हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ब्लड ग्रुपिंग करने में, ब्लड डोनेट करने में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने, ब्लड ट्रांसफ़र करने में ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, लेकिन साथ साथ एंटीजन भी देखना पड़ता है। RH एंटीजन भी देखते हैं कि RH ग्रुप मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तब जाके हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, ठीक है। तो RH ग्रुप को शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अब हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं, RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, RH मिसमैच कर जाता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसके ब्लड में अगर RH नेगेटिव है, उसका ब्लड अगर RH नेगेटिव है, और जो फीटस है उसका ब्लड RH पॉजिटिव है, ठीक है। जो फीटस है उसका ब्लड RH पॉजिटिव है और मदर का RH नेगेटिव है, तो इस केस में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो होता है ना, दोनों ब्लड ग्रुप प्लासेंटा के थ्रू सेपरेट रहता है, इसीलिए दोनों मतलब आपस में एक्सपोज नहीं हो पाता है। तो पहला जो डिलीवरी होता है, फर्स्ट चाइल्ड का जो डिलीवरी होता है, वो उसमें नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। तो उसके जब डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी जो थोड़ा स्मॉल अमाउंट जो ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड, वो फीटस के ब्लड से में वो करता है, फीटस ब्लड एक्सपोजर में आ जाता है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, मदर जो होती है, मदर का जो ब्लड होता है वो एंटीबॉडी बनाने लगता है RH एंटीजन के लिए, ठीक है। ऐसे केस में जो मदर का ब्लड होता है वो एंटीबॉडी प्रिपेयर करने लगती है। तो अगर उसका सब्सिक्वेंट फिर से अगर प्रेगनेंसी हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि एंटीबॉडी पहले से मदर के अंदर ब्लड में बन चुका है, तो वो फिर फीटस को डिस्ट्रॉय कर दे, फीटस के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा ना, ब्लड फीटस का जो ब्लड होगा वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब फीटस के लिए फैटल कंडीशन भी आ जाता है, ठीक है। कभी कभी फैटल कंडीशन भी आ जाता है। और उसके अलावा इसकी में सीवियर एनीमिया का कारण एनीमिया भी हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस, बेबी को जॉन्डिस होने का खतरा हो जाता है। कभी कभी फैटल केस आ जाता है, फीटस फैटल की कंडीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टिस फेटोलाइसिस कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। आप देखो, अगर इसके लिए अगर पहले से अगर फर्स्ट डिलीवरी के बाद अगर पता चल गया ब्लड ग्रुप, तो उसके बाद इसके अगर मदर को RH एंटीबॉडी अगर दे दिया जाए तो फिर सेकेंड डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके लिए ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ पहले से देना होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो, अगर देखो कोई भी इंजरी होता है तो ये थोड़ी है ब्लड निकल रहा, अगर कोई फिंगर विंगर कट गया तो ब्लड थोड़े कंटिन्यू निकलता नहीं ना, ब्लड स्टॉप हो जाता कुछ देर बाद, थोड़ा बहने फॉल निकलने के बाद ब्लड स्टॉप कर जाता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ब्लड एग्जिबिट एक कोगुलेशन क्लोटिंग मैकेनिज्म एग्जिबिट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लोट हो जाता है। किसी भी इंजरी में या ट्रॉमा के केस में ब्लड को क्लोटिंग होने लगता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म की जो क्या करता है, ये मैकेनिज्म क्या प्रिवेंट करता है, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड का, एक्सेस लॉस ना हो पाए बॉडी में, बॉडी से एक्सेस लॉस ना हो पाए ब्लड का, इसीलिए ब्लड क्लोटिंग आपको एग्जिबिट करता है बॉडी, ठीक है। तो जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब कोई भी ब्लड कट होता है वहाँ पे डार्क रेडिश ब्राउन स्कम कलर का, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म हो जाता है उस साइड पे, ठीक है। कुछ समय बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे डार्क कलर का वो लेयर बन जाता है, ठीक है। तो वो कोगुलम है, वो इट इज़ क्लोट और कोगुलम फॉर्म मेनली, वो जो है ना वो डार्क ब्राउन कलर का जो होता है वो बेसिकली वो क्लोट होता है, कोगुलम होता है। कोगुलम क्या है, वो नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ थ्रेड को क्या बोलते हैं, फिब्रिन बोला जाता है, फिब्रिन, जो कि जिसमें क्या होता है, फिब्रिन के अंदर जो डेड RBC वगैरह ब्लड था वो डैम जो फॉर्म्ड एलिमेंट था उसको ट्रैप कर लिया जाता है, ठीक है। ब्लड का जो डेड RBC, ब्लड में जो डेड RBC या फॉर्म्ड एलिमेंट सब है उसको ट्रैप कर लिया जाता है उसी फिब्रिन में, ठीक है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड में। तो फिब्रिन जो होता है, फिब्रिन कैसे फॉर्म होता है, फिब्रिन जो होता है ये इनएक्टिव रहता है, ठीक है, फिब्रिनोजन से बनता है। प्लाज्मा में फिब्रिनोजन बताया हो
कि फिब्रिनोजन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है जो कि कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो फिब्रिनोजन इनएक्टिव फिब्रिनोजन से ही फिब्रिन बनता है, एक एंजाइम की हेल्प से बनता है, थ्रोम्बिन एंजाइम। ये जो है ना फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा है, किस एंजाइम से बन रहा है? थ्रोम्बिन एंजाइम से। ये 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। थ्रोम्बिन फिर कहाँ से बना? थ्रोम्बिन भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में ही, प्रोथ्रोम्बिन, उससे बनता है और ये भी एक एंजाइम से ही बनता है। ठीक है, थर्मोकाइनेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, पहले याद रखना फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा है। ठीक है, किस एंजाइम की हेल्प से? थ्रोम्बिन एंजाइम के हेल्प से। ठीक है, अब थ्रोम्बिन जो बन रहा है किससे बन रहा है? प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है। तो किस एंजाइम के हेल्प से बन रहा है? तो थ्रोम्बोकाइनेज के। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज के लिए ये सब जो ये अभव रिएक्शन के लिए ये सब एंजाइम बहुत ज़रूरी है। ये जो है ये जो है ब्लड क्लोटिंग वाला मैकेनिज्म जो बहुत सारा सीरीज में चलता है, ये बहुत सारा एंजाइम इसमें हेल्प करता है। ठीक है, ये कैस्केड प्रोसेस है, बहुत सारा फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर जितना प्रेजेंट है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन भी प्रेजेंट है प्लाज्मा में लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये जितना भी नंबर ऑफ फैक्टर्स है ये प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इससे आप देखो प्लेटलेट्स भी है, प्लेटलेट्स भी जो कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वो भी कुछ फैक्टर रिलीज करता है जो कि कोगुलेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, अब कुछ टिश्यू है वहाँ पे भी कोगुलेशन फैक्टर रिलीज होता है टिश्यू से भी। ठीक है, कैल्शियम आयन की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है क्लोटिंग में भी। ठीक है, अब की बात करें बेसिकली तो लिम्फ जो होता है ना, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड किस तरह है। ठीक है, ज़्यादा लिम्फ जो जैसे कि ब्लड पास हो रहा है कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में जा रहा है, तो टिश्यू में जा रहा है तो कुछ वाटर जो होता है, सम वाटर विद स्मॉल सोल्यूबल वाटर सब्सटेंस जो होता है, सोल्यूबल सब्सटेंस, वो जो टिश्यू के बीच में पहुंच जाता है। ठीक है, स्पेस में निकल जाता है। तो जो बाहर फ्लूइड निकल रहा है ना, उसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। इसका जो कंपोजिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्लाज्मा के जैसा ही होता है, सेम प्लाज्मा जैसा होता है। ठीक है, अब देखो ब्लड और सेल के बीच में अगर गैस एक्सचेंज करना है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करना है, तो वो टिश्यू फ्लूइड द्वारा ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारा नेटवर्क बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? वो टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है और बहुत सारा मेजर वेन वगैरह में वेन वगैरह तक पहुंचाता है। ठीक है, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको जनरली लिम्फ बोला जाता है। ठीक है, उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, और ये स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट का बना होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। लिम्फ में स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, बॉडी के इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो लिम्फोसाइट है वो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लिम्फ जो होता है वो न्यूट्रिएंट वगैरह, हार्मोन वगैरह का भी कैरियर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो फैट होता है उसको भी लिम्फ एब्जॉर्ब करता है और लैक्टिल के थ्रू लैक्टिल में एब्जॉर्ब करता है। और जो कि इंटेस्टाइन, लैक्टिल कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल विलाई में लैक्टिल प्रेजेंट होता है, जो इसमें फैट को लिम्फ एब्जॉर्ब करके लैक्टिल तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये लिम्फ वाला